So good evening everyone, welcome to the Maha Marathon Day 6। आपकी क्लासेस एज यूजुअल 5 दिन हो गए हैं कंटिन्यू करते हुए, और ये नॉन स्टॉप आपका 6th डे है। कल संडे था, फिर भी क्लासेस आपका कंटिन्यू रहा, और इस वीक भी आपका क्लासेस एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। वी वांट टू मेक श्योर कि हर एक चीज़ आपके एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर हो जाए, और ये टाइम रादर देन आप पैनिक करें, रादर देन आप परेशान हो, आप ये क्लासेस को ज्वाइन करें और अपनी प्रैक्टिस यानी अपना एक कीमती वक्त में से 6 घंटे लगातार आप प्रिपरेशन के लिए दें, ताकि एग्जामिनेशन में जब आप बैठें तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आपका निकल पाए। ऑल राइट सर, हाँ जी स्टार्ट हो गया है। आ जाइए सब लोग, कौन रह गया है? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। ओके सर, चलिए सब लोग आ गए हैं। तो बिफोर वी बिगिन सर, मैं एक बार फिर से आप लोगों को डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में बताना चाहूँगा। तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी की कम्युनिटी है, डिजिटल व्हाट्सएप कम्युनिटी है डिजिटल लाइब्रेरी नाम से। तो जो भी हमारे यहाँ फ्री क्लासेस चल रही हैं, जो भी इसका पीडीएफ नोट्स वगैरह है, ये सारी पीडीएफ आपको ये डिजिटल लाइब्रेरी में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो 1 2 3, अगर डिजिटल लाइब्रेरी 1 2 या 3 में आप किसी में भी ऐड हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर किसी भी डिजिटल लाइब्रेरी में आप ऐड नहीं हैं तो यहाँ से क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आगे की सारी क्लासेस आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। लाइव में भी एडवर्टाइजमेंट होता है क्या? इसका तो हमको आइडिया नहीं था। चलिए चलिए, हाँ जी, बाकी लोग बताइए। एवरीवन ऑल राइट? एनीथिंग प्रॉब्लम? क्लियर है सर? ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, चलिए जी चलिए। पीडीएफ के लिए ये डिजिटल लाइब्रेरीज ज्वाइन कर लीजिए। जस्ट अभी क्लास से थोड़ी देर पहले मैंने सारा पीडीएफ आपका भेजा है। ठीक है, तीनों में ऐड हो के स्पेस मत भरो सर, है ना? वो एक लिमिट है, फिर आप लोग ज्यादा ऐड हो जाते हैं, फिर दूसरा लाइब्रेरी बनाना पड़ता। तीनों में ऐड मत हो, ठीक है? वो 1 2 3 सेम ही बात है, किसी में भी ऐड हो। ठीक है, चलिए। देखो, मेरा जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये मेरा ही एक्सपीरियंस है। बाकी साथ से साथ हम क्लास में बात करते जाएंगे कि एग्जामिनेशन में क्या क्या पॉइंट करते जाना है कवर। थैंक यू जी। हाँ, ओके ओके, थैंक यू बुतुंग जी। बुतुंग जी, आपके नाम से कोई आईडी भी बना लिया है। चलिए, ऑल राइट। हाँ हाँ, तो देखिए, जो बुतुंग जी नाम से जिसका भी आईडी है वो ऑफिशियल आईडी नहीं है, ठीक है ना? तो उसको ध्यान रखिएगा। चलिए, बुतुंग जी के प्यार में किसी ने बना लिया है। ऑल राइट। महा मैराथन डे 5 का लिंक नहीं मिल रहा? क्या बात कर रहे हो, लिंक क्यों नहीं मिल रहा है यार? यूट्यूब खोलो, नॉर्थ ईस्ट पीएससी सर्च करो, लाइव सेक्शन में जाइए, सारा डेज का मिल जाएगा। डे 3, डे 4, डे 5, डे 1, डे 2 यूट्यूब पे हुआ था, तो उसका रिकॉर्डिंग उस पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जी। करेंट अफेयर्स के लिए भी आप लोगों का जैसा डिमांड आ रहा था, तो कल से आपका एक क्लास करेंट अफेयर्स का भी लगवा रहे हैं। 12 से 1 रहेगा। आई आंसर विल डिस्कस इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो एक क्लास आपका 12 से 1 करेंट अफेयर्स का भी कल से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सर आज का क्वेश्चन। अच्छा देखो, आज के बारे में मैं बताता चलूं। कुछ क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस करीब मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस से लिए हैं। ऑल्दो कंप्यूटर अवेयरनेस आपका आज से कई साल पहले पूछा जाता था यूडीसी वगैरह के एग्जाम में, बट इन द प्रीवियस 3 to 4 ईयर्स इस पे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आया है, तो इसीलिए इस पोर्शन को हम लोग इतना डिस्कस भी नहीं करते, ड्रॉप करके चलते हैं। बट स्टिल एक मैं कुछ बेसिक आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, ताकि कंप्यूटर्स के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो आप लोग करते रहें। ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पस है, मैं आपको लेके चलना चाह रहा हूं कि हर एक वैरायटी जीके में आप टच करके जाओ एग्जाम देने से पहले। बताओ सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस? तो कंप्यूटर में सर 3 तरह की डिवाइस होती हैं, इनपुट, आउटपुट, और एक होता है सर प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका क्या आता है? सीपीयू वगैरह आ जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग में क्या आता है? जैसे सीपीयू। इनपुट में जिससे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, जैसे फॉर एग्जांपल आप कीबोर्ड है उससे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, माउस है उससे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसी तरह से स्कैनर है, स्कैनर से भी आप क्या कर रहे हैं?
जो कंप्यूटर है उसको आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो जिस डिवाइस हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो कहलाती है स्कैनर, वो सॉरी इनपुट डिवाइस। आउटपुट जिससे कंप्यूटर अपना फाइनल रिजल्ट देता है, जैसे मान लीजिए फाइनल रिजल्ट किस पे आएगा, मॉनिटर पे आएगा, प्रिंटर पे आएगा, ठीक है, स्पीकर पे आएगा, तो ये सब कौन सी डिवाइस हो जाएंगी, आउटपुट डिवाइस। आपका सीपीयू प्रोसेसर में काउंट होगा, ठीक है। तो ये आसान सवाल था, नॉट सो मच डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, विच कीबोर्ड शॉर्टकट परमानेंटली डिलीट्स अ सिलेक्टेड फाइल इन विंडोज बाय पासिंग द रिसाइकिल बिन। देखो इतना तो हम जानते हैं सर, डिलीट दबा के कुछ भी फाइल डिलीट कर सकते हैं, लेकिन बिना रिसाइकिल बिन में ले जाए परमानेंटली डिलीट कर देनी एक बार में फाइल, बताओ सर, कि झंझट ही ना रहे सर। किसी को पता है इसका आंसर? हाँ जी, तो बिना उसमें प्रोसेसर में जाए डायरेक्ट झट से हो जाए, बताओ इसका आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, टैब प्लस डिलीट, बी ऑप्शन। नहीं, बी तो आई थिंक नहीं है, करेक्ट आंसर इज सी, शिफ्ट प्लस डिलीट, ठीक है। शिफ्ट प्लस डिलीट क्या करता है, परमानेंट फाइल को डिलीट कर देता है विदाउट सेंडिंग इट टू द रिसाइकिल बिन। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रांजिस्टर वाज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स में भी मल्टीपल जनरेशन आई है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो जो ट्रांजिस्टर है, हर एक जनरेशन की कुछ खास बात रही है, तो जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, बताओ सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में हो रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैंगो, मैंगो नहीं है ये, मैंगो एप्पल कहाँ से आ गए, ठीक है, ऑलराइट, सेकंड जनरेशन। हाँ जी, करेक्ट आंसर इज सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर यूज हुआ था। तो पहले क्या यूज होता था, फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब्स थी, और वैक्यूम ट्यूब्स को किसने रिप्लेस कर दिया, आपका ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया इन सेकंड जनरेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द एक्रोनिम यूआरएल, यूआरएल कोई भी लिंक वगैरह जो हम शेयर करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, यूआरएल कहा जाता है। यूआरएल की फुल फॉर्म बताइए, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होगी सर, जल्दी से कमेंट करिए, यूआरएल की फुल फॉर्म। What does the acronym URL stands for? Uniform Resource Locator, Universal Reference Locator, Unified Router Layer, User Response Log। बताइए सर करेक्ट आंसर। हाँ, बी ऑप्शन, बी कैसे, यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक नहीं भाई, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोटोकॉल इंडिकेटेड बाय ए पैडलॉक आइकन इन वेब ब्राउजर्स इज यूज्ड टू सिक्योर डेटा ट्रांसमिटेड बिटवीन अ ब्राउजर एंड अ वेबसाइट, ठीक है। एक आइकन होता है, आप जब ब्राउजर में जाते हैं, ब्राउजर और वेबसाइट में फर्क है, ब्राउजर मतलब जिसमें आप इंटरनेट यूज करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर में आप इंटरनेट यूज करते हैं दैट इज अ ब्राउजर, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सब क्या है, ब्राउजर्स हैं। इन ब्राउजर्स पे क्या होता है, आपको किसी भी जगह जाना है, तो जैसे हर एक, मान लीजिए फिजिकली क्या होता है, आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी का फिजिकली एक एड्रेस है भाई, ईटानगर, नाहरलगुन, निर्जुली, नामसाई, पासी घाट। लेकिन ऑनलाइन में आपको नॉर्थ ईस्ट पीएससी को सर्च करना है तो क्या है, तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के जैसे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, जैसे वेबसाइट है, तो वेबसाइट भी क्या है, एक एड्रेस होता है। तो वो जो वेबसाइट है और जो ब्राउजर है, तो उनके बीच जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उसको सिक्योर रखने के लिए क्या यूज होता है, कौन सा आइकन यूज होता है, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। तो बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बिल्कुल सही बात, HTTPS, ठीक है। HTTPS क्या करता है, ब्राउजर और वेबसाइट के बीच जो डेटा है उसको सिक्योर रखता है, ठीक है। HTTPS याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी हायरार्की विच टाइप ऑफ मेमोरी ऑफर द फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड टू द CPU। इनमें से हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी, रोम, इनमें से CPU में सबसे फास्ट मेमोरी कौन सा पहुंचता है, बताइए सर। इनमें से CPU के पास सबसे फास्ट मेमोरी कौन ले जाता है, हार्ड डिस्क, रैम, कैश मेमोरी या रोम।
बताइए क्या होगा सर करेक्ट आंसर? रैम नहीं सर, जो मेमोरी सबसे फास्ट कनेक्ट होती है, ध्यान रखिएगा इसको, जो सबसे फास्ट कनेक्ट होती है सीपीयू से, दैट इज अ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का सर पर्पज ही यही होता है। आपने सुना होगा कि कई बार फोन उन हैंग करने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैश मेमोरी डिलीट करते हैं। तो कैश मेमोरी बेसिकली आप कुछ इस तरह की चीजें समझो कि जैसे आपने कोई फॉर एग्जाम्पल आपने कोई व्हाट्सएप खोला, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट्सएप में क्या है, आपका थोड़ी देर के लिए कुछ टेम्परेरी डेटा सेव कर लेगा वो, क्योंकि अगर मान लो आपने कोई नया एप्लीकेशन तुरंत खोला तो पहले आपका जो सिस्टम है उसके पास जो स्टोरेज होगी वो स्टोरेज से आपका सिस्टम को प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसीलिए सिस्टम क्या करता है, अपना पहले से ही कुछ मेमोरी उस एप्लीकेशन से रिलेटेड सेव रखता है, ताकि जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तुरंत वो एप्लीकेशन खुल जाएगी। अगर कैश मेमोरी डिलीट कर दोगे तो उसको सिस्टम को, आपका जो एप्लीकेशन है उसे खुलने में टाइम लगेगा। तो सिस्टम क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हो तो कुछ उसका डेटा सेव कर लेता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको ओपन करो तो वो तुरंत ओपन हो जाए। तो उस मेमोरी को कहते हैं कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट कनेक्ट होती है, ठीक है। देखो टेंशन मत लो, कंप्यूटर्स पे सवाल नहीं आते हैं, ठीक है, बट फिर भी इन केस आ ना जाए इसलिए मैं कुछ थोड़े थोड़े बहुत 2-4 बेसिक सवाल देके चल रहा हूं, ठीक है। तो दैट इज कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन यूज टू सेव ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक? एमएस एक्सेल की फाइल किस फॉर्मेट में सेव होती है? एक्सएलएस, एक्सएलएसएक्स, डीओसी, सीएसवी, बताइए एमएस एक्सेल की फाइल किस फॉर्मेट में सेव होती है? देखो हैक वैक नहीं आता हमको, हाँ। देखो यूडीसी में अब स्किल टेस्ट वगैरह भी बंद कर दिए हैं, ठीक है ना, तो हाँ उसमें बस वो सर्टिफिकेट मांगते हैं आपसे। हाँ तो इसमें कौन सा, अरे एक्सेल पूछा, डीओसी कौन बोल रहा है भाई? डीओसी तो वर्ड के लिए होता है, डीओसी कहाँ से हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात हो रही है सर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भाई। सीएसवी भी नहीं होगा इसमें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बाय डिफॉल्ट डॉट क्या आता है, एक्सेल एसएक्स। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के बाद का कोई एमएस एक्सेल यूज कर रहे हैं तो आप फाइल स्टोर करके देखिएगा, उसका एक्सटेंशन में आपको क्या मिलेगा, डॉट एक्सेल एसएक्स, ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये कुछ बेसिक सवाल से सर कंप्यूटर के, ठीक है। अब आ जाओ सर अगला सवाल, विच टर्म डिस्क्राइब्स द वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, स्पीसीज, जीन्स एंड इकोसिस्टम्स विद इन अ गिवन एरिया, ठीक है। ये 4 टर्म्स दिए गए हैं, तो वैरायटी ऑफ स्पीसीज, जीन्स और इकोसिस्टम को कौन सा टर्म डिस्क्राइब करता है? कोई नहीं, अब वापस आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 8 पे, यहां से मिल जाएंगे। अब ये तो सर आसान सवाल है, थोड़ा अगर आप इसमें अपना दिमाग लगा लो, बहुत आसान सवाल है। हमने एक टर्म पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है भाई, बहुत सारी स्पीसीज जब एक साथ रहती हैं तो वो कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। तो वो बोल ही रहा है वैरायटी, वैरायटी का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी। तो वैरायटी बोले तो डाइवर्सिटी, तो करेक्ट आंसर इज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी इज रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लाइफ एट जेनेटिक स्पीसीज एंड इकोसिस्टम लेवल्स विद इन अ रीजन। Next question number 9. Consider the following statements about the Ramsar Convention. It is an intergovernmental treaty for the conservation of wetlands. It was adopted in the Iranian city of Ramsar in 1971. वो कौन बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो आपका अभी रिसेंटली अरुणाचल के एक लेक को रामसर वेटलैंड्स में ऐड किया गया है, तो आप बताना वो लेक का नाम क्या है। दूसरा, चूंकि अरुणाचल के एक लेक को रामसर साइट्स में ऐड किया गया है तो हो सकता है रामसर कन्वेंशन से रिलेटेड वो आपसे कुछ पूछ ले, क्योंकि यूडीसी पहले भी ऐसा कर चुका है, सीजीएल वगैरह ये लोग कर देते हैं कि आपका कोई करंट में न्यूज रहा है उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पार्ट पूछ लेते हैं। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस मैंने ये स्टेटमेंट की फॉर्म में डाले हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके जो फैक्ट हैं वो मैं एक बार में कवर करा सकूं। हाँ तो अरुणाचल का देखो अभी जो एक ग्लो लेक है उसको रामसर कन्वेंशन की लिस्ट में डाला गया है, ठीक
ठीक है, ये तो लगभग सभी जान रहे हैं, नहीं जान रहे तो लिख लेना, ग्लो लेक है। दूसरी चीज, हम यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। रामसर कन्वेंशन है क्या? तो एक ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स, बिल्कुल सही बात है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, कई सारी कंट्रीज ने मिलके आपस में ये ट्रीटी साइन किया है, ठीक है। वेटलैंड्स क्या होते हैं? एक ऐसा एरिया जहां पानी भरा हो, तो एक लेक है, ठीक है। तो लेक क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अ वेटलैंड, ठीक है। तो ये कैसी हो गई? इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, बिल्कुल सही बात है। और इसका नाम रामसर इसीलिए पड़ा क्योंकि ये कन्वेंशन कहाँ साइन हुआ था? ईरान की एक सिटी है रामसर, वहां साइन हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या है? रामसर कन्वेंशन। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2, ठीक है। तो दैट इज रिगार्डिंग द रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन कब अडॉप्ट हुआ था? 1971 में। तो ऐसी जो वाटर बॉडीज हैं जो डिग्रेड हो रही हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देखो एक बड़ा मिथ बन गया है जो मैं आपको बताऊंगा। जनरली लोग क्या है, इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं कि भाई हमारा लेक रामसर कन्वेंशन में आ गया, हमारा लेक रामसर कन्वेंशन में आ गया। आप लॉजिक समझो, वो रामसर कन्वेंशन में तब जा रहा है जब उसकी हालत खराब है। अगर वो बहुत बढ़िया है, उस लेक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रामसर कन्वेंशन में नहीं जाएगा। तो अगर कोई भी वेटलैंड रामसर कन्वेंशन में जा रहा है तो इसका मतलब उस वेटलैंड की हालत खराब है। तो रामसर कन्वेंशन में जाने का मतलब है हॉस्पिटल में जाने जैसा। तो हॉस्पिटल में जाने में खुश नहीं हुआ जाता, ये थोड़ा सा दुख की बात होती है कि भाई रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड में एक और हमारा लेक ऐड हो गया। इसका मतलब यह है कि वो जो वेटलैंड है उसकी हालत खराब है, इस वजह से उसको ऐड किया गया। बट इसको लोग उल्टी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, उनको लगता है दैट इज अ प्राउड मोमेंट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज रिगार्डिंग द क्योटो प्रोटोकॉल। आज थोड़ा सा एनवायरनमेंट पे फोकस होकर मैंने क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। इट लीगली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज टू स्पेसिफिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। इट वाज अडॉप्टेड इन क्योटो जापान इन 1997। बताइए सर। प्राउड फील कर रहा था, अभी दुखी हो गया। सी हाँ जी, देखो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड एक वर्ड याद रख लेना, GHG, ग्रीन हाउस गैस। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन से रिलेटेड है। तो क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ये आप कीवर्ड याद रखिएगा। दूसरा, इट वाज अडॉप्टेड इन क्योटो जापान इन 1997, ठीक है। कहाँ अडॉप्ट हुआ था? क्योटो जापान 1997। तो दोनों ही ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में बस एक बात याद रख लेना, ये किससे रिलेटेड था कि जो आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन के टारगेट्स हैं उन्हें रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। और आपसे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछेगा तो उसकी टेंशन मत लो, बस ये वर्ड याद रखो, क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए होता है। अब ये सर ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस मतलब कुछ गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसी हैं जो सनलाइट को ट्रैप कर लेती हैं, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस हम किसको कह रहे हैं? ये वो गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में सनलाइट को आने तो देती हैं लेकिन जाने नहीं देती हैं। तो उन गैसेस को हमने क्या नाम दिया है? ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो इसमें जो मेजर गैस है, जैसे आपका CO2 है, मीथेन है, वाटर वेपर है, दीज आर द मेजर आपका ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो निर्जुली रोड को भी वेटलैंड राम राम से डिक्लेयर करो, फिर रोड कहाँ बनाओगे? उसको वेटलैंड बना दोगे आप तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ मेजर ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कौन सा मेजर ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखो कुछ गैसेस होती हैं जो बहुत ज्यादा एज ए ग्रीन हाउस गैस काम करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे क्योंकि इनको तो मैंने आपको बताया ही है मेजर ग्रीन हाउस गैस। अब बचा नाइट्रोजन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें से ऑप्शन लगाओ। नाइट्रोजन, सॉरी, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा सर? हाँ, इसमें से नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता। नाइट्रोजन मेक्स अप द 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर बट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैस, मीथेन CH4 इज अ सिग्निफिकेंट मीथेन गैस, ओ सॉरी ग्रीन हाउस गैस, वाटर वेपर आपका ग्रीन हाउस गैस में आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपका ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। तो ये कुछ आपका प्रोमिनेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसी तरह से एक होती है गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वरना हमको क्या लगता है भाई, CO2 है तो CO2 का भाई भी होगा, एक ही तो ऑक्सीजन कम है। ऐसा नहीं है, CO2 ग्रीन हाउस गैस में आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO नहीं आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनके नाम याद रखिएगा, कभी भी सवाल बन सकता है मेजर ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताइए, ठीक है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द ग्रेट बैरियर रीफ, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम लाइज ऑफ द कोस्ट ऑफ विच कंट्री। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है द ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। कोरल रीफ्स हमको जनरली ओशन के रीजन के आसपास मिलते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम जो है द ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहां पर लोकेटेड है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस या फिजी? बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बात। द ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है सर आपका? इट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप है। तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे ये जो ईस्टर्न साइड पे ये वाला जो आपका रीजन है, ठीक है, ईस्टर्न साइड पे ये वाला जो रीजन है ये क्या कहलाता है आपका? ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। जब भी कोई कंट्री देख लो तुरंत उसकी कैपिटल एक बार जरूर मेमोराइज कर लो, ठीक है। कैपिटल पे सवाल कभी कभी आ ही जाते हैं, एटलीस्ट हमारे पड़ोसी के तो सबकी पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी कैपिटल इज कैनबेरा, ठीक है। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपका एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है। चलिए सर, नमस्ते जी, नमस्ते। कौन आया इतना लेट? क्वेश्चन नंबर 13, मैच द ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स हेडक्वार्टर सिटी। अब देखो, या तो मैं, मेरे पास एक ऑप्शन था, सीधा मैं क्वेश्चन डाल देता WTO का हेडक्वार्टर बताओ, इंटरपोल का हेडक्वार्टर बताओ, तो इस तरह के 4 क्वेश्चन बनाता। तो उससे बढ़िया एक ही क्वेश्चन में इनको कवर कर दिया है, ठीक है, इनको एक ही क्वेश्चन में कवर कर दिया। तो इनको मैच करो सर। तो जैसे IMF की बात कर रहे हैं सर, ठीक है, चलो मैचिंग मैचिंग खेलते हैं। बात कर रहे हैं किसकी? IMF की। तो IMF का हेडक्वार्टर कौन सा है सर? जेनेवा, पेरिस, वॉशिंगटन। तो IMF का हेडक्वार्टर ध्यान रखेंगे क्या है सर? जेनेवा है? नहीं भाई, वॉशिंगटन, ठीक है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC। तो 1 का क्या होगा? C होगा। 1 का C, 1 का C। तो यानी B नहीं हो सकता, C नहीं हो सकता। यूनेस्को, यूनेस्को को तो रट लो सर, ये पेरिस में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताता है, यानी दुनिया भर में कहाँ का टूरिज्म करना वो सब बताता है। तो ये सब काम कहाँ बैठ के होगा? पेरिस में ही हो पाएगा। इतना बढ़िया सोचना है, विचार करना है टूरिज्म के रिगार्डिंग, तो टूरिज्म का विचार तो देखो भाई पेरिस में ही आएगा, ठीक है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। तो 2 का क्या होगा? B होगा। तो यहां से तो क्लियर हो गया, D भी एलिमिनेट, A ऑप्शन ठीक। तो यानी IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन, यूनेस्को का पेरिस, WTO का फिर क्या हो जाएगा? WTO का हो जाएगा जेनेवा। इंटरपोल एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? लायन, ठीक है। तो दीज आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ दीज कंट्रीज। सो दैट इज द करेक्ट मैचिंग। यस और नो? बहुत बढ़िया, अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। चलो भाई, कोई पूछ रहा लायन कहां पर है? यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है तो सर गिव मी ए थम्स अप। क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ, कोई पूछ रहा है लायन कहां पर, तो बताओ भाई लायन कहां पर है?
लायन इज इन फ्रांस, फ्रांस में ही लिखा है सर, यहाँ पे देखो इंटरपोल लायन फ्रांस, ठीक है। लिखा है भाई, लिखा है सर, लिख दिया था है, मुझे मालूम था पूछोगे, देख के तो नहीं पूछना चाहिए है ना, पाप लगेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डज ओपेक स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज इट्स प्राइमरी फंक्शन? ओपेक क्या है सर? ओपेक क्या है सर? ओपेक बताइए क्या है? इंटरपोल, डॉन मूवी देख लेना, इंटरपोल बहुत अच्छे से दिखाया है डॉन मूवी में। इंटरपोल दुनिया भर की जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनका एक ग्रुप है। मान लो कोई यहाँ का क्रिमिनल है, किसी दूसरी कंट्री में चला गया, तो वो इंटरपोल उसको पकड़ने में मदद करेगा, ठीक है। जैसे इंडिया की तरफ से इंटरपोल में कौन कोऑर्डिनेट करता है, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करता है इंटरपोल में? यहाँ से है सीबीआई करता है, ठीक है। तो जो 11 मुल्कों की पुलिस उसमें डॉन को ढूंढ रही होती है, तो वो इंटरपोल के ही थ्रू ढूंढ रही होती है, ठीक है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। पब्लिक एनर्जी से कुछ नहीं, ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज से रिलेटेड है, तो पाम से रिलेटेड नहीं है, पब्लिक से रिलेटेड नहीं है, इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। तो ओपेक उन कंट्रीज ने बनाया जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक, ठीक है। तो जब भी पाकिस्तान हमसे मार खाता है तो वो सबसे पहले सपोर्ट लेने ओपेक के ही पास पहुंच जाता है, क्योंकि ओपेक में ज़्यादातर आपके कई सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, और एक और ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी, वहां पहुंच जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें आप देखो ओपेक, ओपेक में अगर आप बात करोगे तो जैसे आपका सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है, कुवैत, कतर, यूएई, अल्जीरिया, लिबिया, नाइजीरिया, अंगोला, वेनेजुएला, इक्वाडोर, ये सब इनके मेंबर्स हैं। लेकिन हेडक्वार्टर इनका कहाँ पर है सर? हेडक्वार्टर अपने पास नहीं रखा उन्होंने, उन्होंने कहा यार एक मौका तो मिलता है बाहर जाने का, तो एक मौका उन्होंने ऑस्ट्रिया में वियना में इसका हेडक्वार्टर बनाया है, ठीक है, वियना में बनाया है। अच्छा धूम मूवी में भी इंटरपोल है, धूम का नहीं पता था देखो मुझे, हाँ। अब ये तो देखो डॉन से पूछना है ना, डॉन कौन है, ये सब हमको क्या पता। एक भी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट नहीं हो रहा, कोई नहीं, हैव सम पेशेंस, सब होगा, ठीक है। ये तो अच्छी बात है, एक भी क्वेश्चन का करेक्ट नहीं हो रहा मतलब आप हर एक सवाल नया सीख रहे हो, अगर करेक्ट हो रहा है तो मतलब आपको आता है, आता है तो क्या मतलब फिर वो करने का सवाल, तो नहीं कर रहे हो तो इसको ऐसे सोचो आप उतना ही नया सीख रहे हो, तो आपका सबसे ज्यादा टाइम यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। चलो हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स डज नॉट हैव अ परमानेंट हेडक्वार्टर, इंस्टेड रोटेटिंग इट्स प्रेसिडेंसी एनुअली अमंग मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो मतलब ये 4 इंस्टीट्यूशन दिए हैं, पूछ रहा है कि इनमें से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, हर साल जिस कंट्री के पास इसकी प्रेसिडेंसी होती है वही इसका हेडक्वार्टर मानो, ठीक है। जैसे G20 हमने देखा था, G20 की क्या है, प्रेसिडेंसी रोटेट होती रहती है, इसी तरह से इसका बताओ। अब देखो अगर आप ये थोड़ा सा सोचोगे तो WTO तो नहीं हो सकता, अभी हमने देखा था WTO का हेडक्वार्टर क्या है, जेनेवा है। IMF भी नहीं हो सकता, IMF का हमने देखा था हेडक्वार्टर क्या है, वॉशिंगटन DC, ठीक है। यूएन का तो सर आपको पता ही होगा, जनरल असेंबली की मीटिंग न्यूयॉर्क में होती है, ठीक है, तो यूएन भी नहीं होगा। तो बचा क्या सर, G7। तो G7 जैसे G20 की प्रेसिडेंसी रोटेट होती है, इसी तरह से G7 की भी प्रेसिडेंसी रोटेट होती है अमंग द 7 मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो 7 मेंबर कंट्रीज इसमें कौन कौन से हैं, तो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े इंफ्लुएंशियल देश हैं सब इसका पार्ट हैं। जैसे एक आपका इसमें कनाडा है, USA है, UK है, फ्रांस है, ठीक है, जापान है, इटली है, जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी मेजर पावर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं डिसीजन मेकिंग को, वो बड़ी बड़ी सारी कंट्रीज इसमें आपका मेंबर्स हैं। जनरली अमेरिका और यूरोप इसका पार्ट है, एशिया वालों को ये लोग जल्दी घुसने भी नहीं देते हैं इसमें, ठीक है, इन्होंने अपना एक अलग बना रखा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 इज रिलेटेड टू द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका पर्पज है, देखो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम से तो समझ रहे हो सर, विलेजेस की प्रमोशन की बात होगी, बिल्कुल सही बात है। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस की बात हो रही है। इन विच टाइप ऑफ एरिया, मतलब कौन से एरिया के विलेजेस इसमें कवर होंगे। ये टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं है सर, ये अलग क्वेश्चन है। ये स्पेशली मैराथन के लिए बनवाए गए हैं। अगर मैराथन स्पेशल है तो क्वेश्चन भी सर थोड़े स्पेशल होने चाहिए ना। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कौन से कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस के लिए आपका एम करता है। कोस्टल फिशिंग विलेजेस, विलेजेस अलोंग इंडियाज नदर्न बॉर्डर, ड्रॉट प्रोन विलेजेस इन सेंट्रल इंडिया, विलेजेस अफेक्टेड बाय लेफ्ट विंग एक्टिविज्म। इतना तो आप समझ गए सर, सही बात है। ये बॉर्डर विलेजेस के लिए, जो मेनली जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हमारे विलेजेस, उनके लिए ये स्कीम लाई गई है, जिसका पर्पस यही है कि भाई विलेजेस को भी डेवलप करना है, ठीक है। क्योंकि बॉर्डर एरिया के पास थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है, बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट कम हो पाता है। तो क्योंकि वहाँ पर टर्मोइल, अगर हॉस्टाइल नेबर है तो लड़ाई वड़ाई की सिचुएशन बनी रहती है, तो इसलिए बॉर्डर्स का डेवलपमेंट कम हो पाता है। इसलिए सरकार ने एक स्कीम बनाई थी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसके तहत वो टारगेट ही यही कर रहे हैं कि हमें बॉर्डर के जो विलेजेस हैं उनको डेवलप करना है। तो बॉर्डर के विलेजेस में हम बात करें तो देखो चाइना से कौन कौन से स्टेट बॉर्डर कर रहे हैं, तो लद्दाख बॉर्डर कर रहा है, हिमाचल, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड के बाद सिक्किम बॉर्डर कर रहा है, फिर अपना अरुणाचल। तो चाइना से कितने स्टेट्स हमारा यूटीज बॉर्डर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। जिसमें से 5 में से 4 स्टेट है, 1 यूटी है, जो बॉर्डर कर रहे हैं आपका किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है। तो इन्हीं के विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए क्या बनाया गया है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बिहू, शिरो, भारतनाट्यम, होजागिरी, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो देखो बिहू तो हम सब जानते हैं सर, बिहू तो आसाम का है, ठीक है। तो भारतनाट्यम ही लगाना, ठीक है। करेक्ट आंसर इज भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का है सर, तमिलनाडु का है, ठीक है। तो क्लासिकल डांसेस में आता है। और कौन कौन से ट्रेडिशनल डांसेस हैं, जैसे शिरो, शिरो कहाँ का है आपका, मिजोरम का है। होजागिरी कहाँ का है, होजागिरी इज ऑफ, ये त्रिपुरा का है डांस फॉर्म। और बिहू तो हम सब जानते हैं सर, बिहू कहाँ का है, आसाम का है, ठीक है। तो ये बाकी के 3 नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, भारतनाट्यम नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग नहीं करता है। चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस जो अभी क्या है, यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका टेन्योर कब खत्म हो रहा है। उनका सेकंड टर्म एज अ यूएन सेक्रेटरी जनरल इज शेड्यूल्ड टू एंड इन विच ईयर, 2024, 2025, 2026, 2028, बताइए। देखो अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो टेस्ट सीरीज कोड के साथ आपका इंक्लूडेड है, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज कोड के साथ इंक्लूडेड है। ये आपको मैं अलग क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, दैट आर मेड स्पेशली फॉर मैराथन। एंटोनियो गुटेरेस सेकंड टर्म एज यूएन सेक्रेटरी जनरल कब एंड हो रहा है सर, हाँ ये सर 2026 में ही एंड हो रहा है, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस किस कंट्री से, कमेंट में बताना एंटोनियो गुटेरेस कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो यूएन में क्या है, यूएन में एक बड़ा पोस्ट होता है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो वो ओवरऑल पूरा जो यूएन का वर्किंग है, यूएन का पूरा वर्किंग है ना, जितना भी क्लैरिकल ब्यूरोक्रेटिक वर्क है, तो वो कौन हैंडल करता है, सेक्रेटरी जनरल हैंडल करता है। इनके इलेक्शंस होते हैं, ठीक है।
तो 4 इयर्स में इनके आपका इलेक्शन देखने को आपको मिलेंगे। इससे पहले भी एंटोनियो गुटेरेस से ये इन्होंने दोबारा ये टर्म आपका रिपीट किया है, ठीक है। अपने इंडिया से जैसे एक शशि थरूर नाम सुना होगा, एक बड़े पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी एक बार पार्टिसिपेट किया था यूएन सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन में, ठीक है। तो वो सेकंड रनर अप रहे थे, उस टाइम बान की मून बने थे सेक्रेटरी जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, द स्टैट्यूटरी प्लानिंग बॉडी फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इज हेडक्वार्टर इन विच सिटी? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुवाहाटी, ईटानगर, शिलोंग या फिर कोहिमा? हाँ जी सर, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का हेडक्वार्टर बताइए। एंटोनियो गुटेरेस आपका पोर्टुगल से बिलोंग करते हैं। देखो एग्जाम से थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा के मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसीलिए करा रहा हूँ ताकि एग्जाम में जाने से पहले आपका जो मोराल है वो टाइट रहे, इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि अभी से आउट हो जाओ, ठीक है। बताइए सर, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, द स्टैट्यूटरी रीजनल प्लानिंग बॉडी फॉर नॉर्थ ईस्ट, कहाँ पर हेडक्वार्टर है? गुवाहाटी, शिलोंग, ईटानगर, कोहिमा? करेक्ट आंसर इज शिलोंग, ठीक है, शिलोंग में है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कौन से कानून से बना है? इट हैज बीन फॉर्म फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल कौन से एक्ट से बना है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 से बना है। तो 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के इसका मेंबर्स हैं। सिक्किम बाद में ऐड हुआ है, 2002 में इसमें अमेंडमेंट किया था, उसके बाद से सिक्किम ऐड हुआ है। अदरवाइज उसके अलावा 1971 में 7 स्टेट्स पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। दूसरा इसमें कंपोजिशन याद रखेंगे, इसका चेयरमैन कौन है? होम मिनिस्टर हैं। और वाइस चेयरमैन कौन होता है? एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, उसी के अंडर में ये काउंसिल आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, एम डोनर, ठीक है। तो उसी के अंडर में ये आपका काउंसिल आता है। तो उसके जो आपका मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो क्या होंगे? इसके वाइस चेयरमैन होंगे। साथ ही साथ इसमें और कौन होगा? जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसके गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स और 3 मेंबर्स जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। ये सब लोग आपका किसका पार्ट रहेंगे? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का एक्ट ध्यान रखिएगा। हाँ जी, अरुणाचल शिफ्टेड इट कैपिटल फ्रॉम शिलोंग, हाँ पहले शिलोंग था कैपिटल, 1974 में कैपिटल शिफ्ट हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, उसी से रिलेटेड है। द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एंड अदर नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर एडमिनिस्टर्ड अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री? 20, जिसका कोई खाता नहीं खुला है खोल लो, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ जी सर, क्या होगा भाई इसका करेक्ट आंसर? हाँ अभी बताया सर, एम डोनर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 21। द 2026 फीफा वर्ल्ड कप jointly hosted by the USA, Canada and Mexico was won by which country? 2026 का फीफा वर्ल्ड कप बताइए सर, फीफा वर्ल्ड कप कौन जीता था? हाँ भाई खाता खोल लो, जिसका खाता नहीं खुल रहा है खोल लो। हाँ हाँ, तो इसमें तो गड़बड़ नहीं करेंगे, बताइए 2026 फीफा वर्ल्ड कप। अरे रे रे, फिर नहीं खुला? कोई नहीं कोई नहीं, अभी और मौके मिलेंगे, और मौके मिलेंगे, चिंता मत करो। स्पेन, करेक्ट आंसर इज स्पेन, ठीक है। तो 2026 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? आपका स्पेन ने जीता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एज ऑफ 2026 हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री बाय बॉल्स? मतलब मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स में सब सेंचुरी बनाने वाले अभी तक के सबसे फास्टेस्ट आपका बैट्समैन कौन है? क्रिकेट से रिलेटेड सवाल है। क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट प्लेयर कौन है जिन्होंने सबसे तेज आपका सेंचुरी बनाई है? बताइए। हाँ जी बताइए बताइए।
As of 2026, who holds the record for the fastest century in ODI cricket history by fastest balls? विराट कोहली, शाहिद अफरीदी, एबीडी विलियर्स। विराट कोहली नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर विराट कोहली नहीं है। अब बताओ, बिल्कुल सही जवाब, करेक्ट आंसर इज एबीडी विलियर्स, ठीक है। एबीडी विलियर्स साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, उन्होंने 2015 में ये रिकॉर्ड बनाया था और 2026 में भी वो रिकॉर्ड आज तक इंटैक्ट मेंटेन्ड है, अभी तक कोई उस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इन विच स्पोर्ट इज द टर्म लव यूज टू डिनोट अ स्कोर ऑफ 0। इनमें से कोई एक स्पोर्ट्स है जिसमें 0 स्कोर करने को किससे डिनोट किया जाता है? लव से डिनोट किया जाता है, बताओ। इनमें से कौन सा स्पोर्ट है जिसमें जो लव टर्म है वो यूज किया जाता है टू डिनोट स्कोर ऑफ 0? देखो, आप नहीं देखते हो, एग्जामिनर देखता है, ठीक है। बैडमिंटन, टेनिस, ओके, मेजॉरिटी इज विद बैडमिंटन या स्क्वैश बता रहे हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो टेनिस की तरफ जा रहे हैं। कोई टेबल टेनिस वाला नहीं है क्या? कोई टेबल टेनिस वाला? टेबल टेनिस वाला नहीं है क्या? करेक्ट आंसर इज टेनिस, ठीक है। तो टेनिस में क्या होता है? स्कोरिंग लव, लव का मतलब होता है 0। ये कहां से आया? एक फ्रेंच वर्ड है लोइफ, लोइफ का मतलब है एग, रिजेंबलिंग है 0। अंडा, हम लोग क्या कहते हैं? अंडा कहते हैं, कितना स्कोर किया? अंडा स्कोर किया, तो वो फ्रेंच वर्ड है लॉइफ, एग के लिए, तो उसी से वो बन गया आपका लव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज टेनिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24। FIDE is the international governing body for which sport? टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन, फेंसिंग। FIDE किसकी बॉडी है? FIDE is the international governing body for which sport? बताइए। टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन, फेंसिंग। टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन, फेंसिंग। FIDE किसका बॉडी है? हाँ सर, FIDE इज आपका इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है चेस का। फेडरेशन इंटरनेशनल देश एसचेस है ना, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को ये कहते हैं FIDE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। In which year was the Arjun Award India's award for outstanding sporting achievement? तो अर्जुन अवार्ड क्या है? इंडिया में एक स्पोर्ट्स अवार्ड है, वो कब स्टार्ट हुआ था? 1954, 1961, 1969 या 1975? इन विच ईयर वाज द अर्जुन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? अर्जुन अवार्ड किसके लिए दिया जाता है सर? स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। जैसे सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? खेल रत्न अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद आप देखोगे अर्जुन अवार्ड है। तो ये सब किसके लिए दिए जा रहे हैं? जीके में लव हो रहा है? अरे नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा एक स्टेप आगे ही है आपका जो एग्जाम आप फेस करोगे उससे, क्योंकि CGL 2 बार से थोड़ा सा अजीब सा पेपर आ रहा है, रैंडम सा पेपर आ रहा है पिछले 2 बार से। तो मैं इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस उस पार्ट के लिए पहले से ही बना रहे, ठीक है। बाकी देखो, एग्जामिनेशन में ऑलवेज सर्च फॉर द इजीएस्ट क्वेश्चन। इस तरह के कोई भी रैंडम क्वेश्चन आए, ऑलवेज गो फॉर द इजीएस्ट वन, उनको सर्च करिए, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आसान होते ही हैं। बताओ सर, 1954, 61, 69, 75, which year was the Arjun Award, India's award for outstanding sporting achievement, constituted? करेक्ट आंसर इज 61। तो अर्जुन अवार्ड आपका 1961 में स्टार्ट हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। इसमें ध्यान रखना सर, मेजर स्पोर्ट्स अवार्ड हमारे कौन कौन से हैं? एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड है और आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है, ठीक है। तो सबसे बड़ा अवार्ड आपका खेल रत्न अवार्ड है।
पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, अभी चेंज करके क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दूसरा है अर्जुन अवार्ड, तीसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड, और चौथा है आपका राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये 4 मेजर अवार्ड्स हैं किसके लिए, आपका स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। हाँ अच्छा, आज आप लोगों का टाइम थोड़ा सा चेंज रहेगा, मैथ्स का क्लास 7 बजे स्टार्ट नहीं होगा, 8:30 पे स्टार्ट होगा। 7 to 8:30 आज आप लोगों का रीजनिंग रहेगा, फिर 8:30 से 10 आपका मैथ्स होगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल नोबेल प्राइज कैटेगरी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर, मैथमेटिक्स और आपका पीस। Which of the following is not an official Nobel Prize category? Physiology or medicine, literature, मैथमेटिक्स या आपका पीस। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, पीस। हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। देखो मेडिसिन हो, इतने दिन से हम कई सवाल नोबेल प्राइज से रिलेटेड कर चुके हैं, हमने देखा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इन सब में और इकोनॉमिक्स, इन सब में आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है। मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, फील्ड्स मेडल है, ठीक है। मैथमेटिक्स का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा है, आपका फील्ड्स मेडल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपका हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, फील्ड्स मेडल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑथर पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। 4 ऑप्शन दिए, बताना इनमें से इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है। पहला कह रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी ने लिखी। दूसरा विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी। तीसरा कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी। चौथा कह रहा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू ने लिखी। बताइए इसमें से इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है। हाँ जी सर, अब ये तो खाता खोल देने वाला सवाल है कि नहीं है, किस किस का खाता खुल गया बताओ जरा, आसान है सर, ये तो टफ नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हाँ जी गांधी जी ने ही लिखी है। विंग्स ऑफ फायर अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आजाद ने लिखी है। लेकिन डिस्कवरी ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू जी ने नहीं लिखी है। किसने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स से हम वैसे भी बोल के चलते हैं भाई, बुक्स एंड ऑथर्स पे कभी कभी इस तरह के बेसिक सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 2017 में इसरो का जो एक PSLV C31 मिशन हुआ था, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एक सिंगल फ्लाइट में मल्टीपल सैटेलाइट्स भेजने का। तो एक सिंगल फ्लाइट में बहुत सारी फ्लाइट्स सैटेलाइट्स भेजने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इसरो ने बनाया था, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कितनी सैटेलाइट्स भेजी गई थी। डियर देखो स्ट्रेस मत लो, प्रिपरेशन बस अपनी मजबूत रखो, ठीक है। देखो आप लोग जो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ के जा रहे हो तो उसमें तो बिल्कुल निश्चिंत रहो, जिस पैटर्न के सवाल आप करके जा रहे हो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में उस पैटर्न के मिलेंगे। जीके में कोई भी गारंटी नहीं ले सकता किस तरह का सवाल आएगा। जैसे पिछले CGL के 2 पेपर आप उठा लें तो उसमें बहुत सारे ऐसे रैंडम क्वेश्चन हैं जो नहीं पूछने चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कुछ रैंडमनेस के क्वेश्चन, कुछ इधर एक्स्ट्रा टॉपिक के क्वेश्चन सब लेके चल रहा हूं ताकि आपकी मैक्सिमम वैरायटी कवर हो सके। तो ये क्वेश्चन से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। इनको बस जैसे जैसे आते जाएं करते जाओ, इनसे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो पढ़ते जाओ। बाकी आपने जो एक बेसिक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रखा है मैथ्स, आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, वो अपना स्टैटिक पोर्शन को अच्छे से थॉरोली रखो और उसके ही क्वेश्चन अच्छे से आपको एग्जाम में ढूंढ के करने हैं। तो जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो डुएबल हैं उनको नहीं छोड़ना है। जीके में सीधा अप्रोच बस इतना होना चाहिए, जीके में आप जो भी क्वेश्चन देखो
तो आप शुरू के हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आपको डरा दे, लेकिन आप हिम्मत मत हारना जब तक आप आखिरी क्वेश्चन पे ना पहुंचो। तो जितने भी क्वेश्चन देखोगे, हर एक क्वेश्चन में बार बार अपने आप से सवाल करो कि क्या ये क्वेश्चन मेरे लिए वर्दी है, मतलब क्या ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूं कि नहीं। अगर लगता है तो तुरंत करके आगे बढ़ो। तो हर एक क्वेश्चन में चेक करना है। तो यानी पर्पस ये है, पेपर कितना भी टफ हो, कुछ ना कुछ तो आसान सवाल आते ही हैं, हमें उनको टारगेट करना है। अगर पेपर टफ होगा, अगर रैंडम क्वेश्चन होगा तो वो सभी के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार उन्होंने सोसाइटी के कुछ टर्म्स पूछे, या उन्होंने आपका मान लो कुछ माउंटेन्स के चांद के माउंटेन्स पूछे, तो ये क्वेश्चन तो कोई नहीं करके आने वाला है, ठीक है। तो वो सब छोड़ेंगे, आपको भी छोड़ना है, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है जो आसान है। तो स्ट्रेटेजी जीके का सिंपल यही है, जो जो आसान सवाल है उसको ढूंढ ढूंढ के करना है, ठीक है। दैट इज द पार्ट। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, बाकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है, सब हो जाएगा। चलो, तो इसरो के ऊपर बताओ कितना सैटेलाइट भेजने का हमारा रिकॉर्ड है। 104 सैटेलाइट्स भेजने का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो एक सिंगल फ्लाइट में इसरो ने कितना सैटेलाइट्स भेजी है? 104। देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि जीके में 5 क्वेश्चन लूज हुए तो सिलेक्शन लूज हो गया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन पेपर किस टाइप का है, ठीक है, वो सारा पेपर पे डिपेंड करता है। तो जीके बस आपको स्कोर नहीं, रैंक करने में हेल्प करेगा। स्कोर आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से ही बनेगा। जीके में यह है, आप जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओगे, यानी जितना आप अच्छे से एक एक सवाल को चुन चुन के अटेम्प्ट कर पाओगे, उतना आपका बस रैंक ये बढ़ाएगा, ठीक है। तो जीके सिलेक्शन नहीं रोकता है, जीके बस रैंक को रोकता है। तो रैंक आपको बढ़ानी है तो उसमें आपको जीके हेल्प करेगा। बाकी जो मैक्सिमम आप स्कोर करोगे वो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में ही स्कोर करोगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। हाँ, तो ये देखो, यहां पर हम बात कर रहे हैं इसरो की। तो इसरो के कई सारे जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, जैसे एक है जीएसएलवी, एक है पीएसएलवी, पहले होता था एएसएलवी और आपका एसएलवी। एसएलवी बोले तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एएसएलवी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग डे और डेट पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है। डेज और डेट्स पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको 4 डेट्स दी गई हैं, बताना है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। बताइए सर। 29, तो ये तो सर बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, जल्दी बताइए। इनकरेक्टली मैच्ड, तो ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बिल्कुल सही बात। अरे भाई, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होता है, ना कि साइंस डे होता है, ठीक है। ये तो ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मार्च 3 को होगा, इंटरनेशनल योगा डे जून 21 होगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 को होगा। देखो, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आपसे ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। नेशनल साइंस डे कब होता है? नेशनल साइंस डे होता है आपका 28 फरवरी। और किसकी याद में मनाते हैं इस दिन? आपका 20 डिस्कवरी हुआ था रमन इफेक्ट का, ठीक है। तो हमारे कंट्री के साइंस में नोबेल प्राइज विनर है सीवी रमन जी। तो सीवी रमन जी ने एक रमन इफेक्ट, एक थ्योरी दिया था। तो उस थ्योरी की डिस्कवरी के तौर पे हम लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल साइंस डे, ठीक है। तो उनके नाम से एक पूरी थ्योरी चलती है, दैट इज नोन एज अ रमन इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। The PM Gati Shakti National Master Plan primarily aims to achieve which of the following? Direct cash transfers to farmers, ठीक है, या इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्लानिंग, यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स नेशन वाइड। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया था, आपका कौन सी स्कीम है? आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत।
और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू फार्मर से रिलेटेड कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एक बचा लैंड रिकॉर्ड्स को नेशन वाइड डिजिटाइज करने में, और एक है कनेक्टिविटी बनाने में। तो आप अगर थोड़ा सा देखोगे गति शक्ति प्लान, यानी तेजी से डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ आपका इसमें बातें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ बातें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है करेक्ट आंसर विल बी वी। तो इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी प्लानिंग। ठीक है, तो मोदी जी ने ये गति शक्ति प्लान किस लिए लाया था? ताकि आपका क्या किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। ठीक है, देखो मोदी जी कितना खुश है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं सर अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 31, जिसका खाता नहीं खुला है यहाँ खोल लो। बताओ किस किस का खाता यहाँ भी नहीं खुलेगा। देखो गति शक्ति वाला क्वेश्चन टफ नहीं है सर, है ना। 14 नवंबर चिल्ड्रन डे है सर। जीएसटी बताओ, जीएसटी इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ टैक्स? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स या फिर कैपिटल गेन्स टैक्स? बताओ जीएसटी इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ टैक्स? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स या फिर आपका कैपिटल गेन्स टैक्स? किस में आएगा? बिल्कुल सही बात। किसका खाता नहीं खुला अभी तक? बताओ। अब तो आई होप सबका खाता खुल गया होगा। तो जीएसटी किस में आ जाएगा सर आपका? जीएसटी विल बी काउंटेड अंडर इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो टैक्सेस दो तरह के होते हैं। ठीक है, तो टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या होता है सर आपका? इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में फर्क क्या है? डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, जेब किसकी खर्च होगी? जनता की। पैसा किसको देना है? जनता को देना है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, पैसा किसके पास से जाएगा? आम जनता के पास से ही जाएगा। अगर मान लो मोदी जी ने डायरेक्ट आपसे ये पैसा ले लिया तो वो टैक्स कहलाएगा डायरेक्ट टैक्स। मान लो आप जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इनकम, आप जो भी सैलरी अर्न करते हो सरकार डायरेक्ट आपसे पैसा ले लेती है, तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स, है ना। कंपनीज जो भी प्रॉफिट अर्न करती हैं सरकार उनसे डायरेक्ट उस पर टैक्स ले लेती है, तो ये कॉर्पोरेट टैक्स, वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जहां पर आपके और सरकार के बीच में कोई एक थर्ड पार्टी आ जाती है। देखो दो बातें तो फिक्स हैं, पैसा आपकी जेब से जाएगा और दूसरी बात फिक्स है कि पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये दो बातें क्लियर हैं। तो अगर बीच में कोई थर्ड पार्टी आ जाती है तो आप क्या करते हो? उस थर्ड पार्टी को टैक्स देते हो, फिर वो थर्ड पार्टी सरकार को टैक्स देती है, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मान लो आप डोमिनोज गए, आपने देखा पिज्जा है 100 रुपए का, बट वो आपसे कितना चार्ज लेगा? 100 + 5 105 रुपी। क्यों? क्योंकि ये 100 रुपी तो डोमिनोज वाला रखेगा, 5 रुपी ये किसको देगा? सरकार को देगा। ठीक है, तो पैसा आपका है, जा आप ही के पास से रहा है, लेकिन किसको जाएगा? सरकार को जाएगा। ठीक है, तो दैट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ ठीक है, और हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए कौन सी बॉडी है? डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस है, और इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने के लिए सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, तो ये सारी बॉडीज हमने बनाई है फॉर टैक्स कलेक्शन। ठीक है, हाँ तो ये सर इकोनॉमिक्स का ही है। इकोनॉमिक्स को लेके बहुत ज़्यादा चिंता मत करो, इकोनॉमी पूरा ऐसा सब्जेक्ट है छोड़ भी सकते हो, रेयरली उससे एक आध सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, कैपिटल गेन्स टैक्स क्या होता है? मान लो आपने कोई शेयर मार्केट में कोई शेयर खरीदा, ठीक है, और 100 रुपी का शेयर खरीदा, अब उस शेयर का प्राइस हो गया 120 रुपी, तो आपने 20 रुपी का प्रॉफिट अर्न किया है, तो उस 20 रुपये पे आपको जो टैक्स देना पड़ेगा दैट इज कैपिटल गेन्स टैक्स। यानी आपके पास कोई भी एसेट है उस पर जो आप टैक्स पे कर रहे हो उसको कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक है, डोमिनो पे करने से ठीक है, डोमिनो क्यों करेगा? डोमिनो तो इनडायरेक्टली जनता पे ही डालेगा। ठीक है, विच कंट्री विल होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2027? हाँ बताइए कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? पाकिस्तान?
क्या बात कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री करेंसी पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कंट्री करेंसी से रिलेटेड अभी बहुत सालों से सवाल दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे चार ऑप्शन दिए, बताओ इसमें से करेक्टली मैच कौन सा है। थाईलैंड रिंगिट के साथ मैच है, इंडोनेशिया पीसो के साथ मैच है, जापान येन के साथ मैच है, वियतनाम वॉन के साथ मैच है। बताओ सर क्या होगा करेक्ट आंसर। कौन सा करेक्टली मैच थे। ठीक है, सी वाला। हाँ बिल्कुल सही बात, करेक्ट आंसर इज जापान वाला करेक्टली मैच है। जापान का तो सर देखो ये बात सही है, करेंसी क्या होता है, येन होता है। लेकिन रिंगिट, रिंगिट किसकी करेंसी है, रिंगिट मलेशिया की है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा था, रिंगिट थाईलैंड, नहीं सर, रिंगिट किसकी करेंसी है, मलेशिया की। इसी तरह से पेसो, पेसो, पेसो सर इंडोनेशिया की नहीं है, पेसो किसकी करेंसी है, फिलीपींस की करेंसी है। और वॉन, वॉन किसकी करेंसी है, साउथ कोरिया की है। ठीक है, थाईलैंड की करेंसी कौन सी है, थाई बाहत है। इंडोनेशिया की इंडोनेशियन रुपया, वहां भी रुपया चलता है। ठीक है, जैसे रुपया पाकिस्तान में भी चलता है, इंडिया में भी चलता है, इंडोनेशिया में भी चलता है। हमारे यहाँ इंडियन रुपी है, पाकिस्तान में पाकिस्तान रुपया है, और इंडोनेशिया में इंडोनेशियन रुपया है। ठीक है, वियतनाम में क्या चलेगा, डोंग चलता है, तो वियतनाम इज डोंग। ठीक है, तो ये हमारी जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनकी मेनली यहाँ पर करेंसीज आपका मेंशन थी, है ना। तो साउथ कोरिया देख के खुश हो गए सर, तो साउथ कोरिया की तो हमको करेंसी पता ही है ना, वो कैसे सर भूल जाएंगे। चलो जी, ये हो गया। हाँ जी सर, चलो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर बताओ सर, सब चंगा सी चल रहा है। ठीक है, जान बची है अभी बाकी, धुआं धुआं तो नहीं हो गए। धुआं धुआं तो नहीं हो गए। नेक्स्ट ईयर जापान में, ओके। देखो विक्रम वन, ये सारे जो हैं आपका करंट इवेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार हम क्लास आपका लगवा देंगे। ठीक है, बाकी देखो हर एक चीज़ तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना, कितना लिमिटेड टाइम होता है। चलिए, ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 33, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से रिलेटेड है, क्योटो प्रोटोकॉल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड है, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है, बेसल कन्वेंशन हैजार्डस वेस्ट मूवमेंट से रिलेटेड है। बताइए इसका करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने देखा ही था, रामसर वाला तो देख चुके हैं, रामसर किससे रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है, वेटलैंड से रिलेटेड है। और क्योटो भी हमने देख लिया, क्योटो सर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए नहीं है, किसके लिए है, ग्रीन हाउस गैस के लिए। तो इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा हो जाएगा, टू वाला। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, करेक्ट आंसर इज बी। तो बाकी ध्यान रखो सर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है, ओजोन लेयर के लिए है। बेसल कन्वेंशन किसके लिए है, हैजार्डस वेस्ट मूवमेंट के लिए है। ठीक है, तो इनके बस कीवर्ड्स याद रखना, जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है उनके बस कीवर्ड्स ध्यान रखना, उससे हो सकता है आपसे कोई भी सवाल बना सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, विच साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग ए बी ओ ब्लड ग्रुप। हम लोग देखते हैं ना, किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, तो ये किसने डिस्कवर किया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था फिजियोलॉजी में। तो बताइए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लैंसटीना, लुइस पास्चर या एडवर्ड जेनर। बताइए सर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लैंसटीनर, एडवर्ड जेनर या आपका लुइस पास्चर। हाँ, ओके ओके, लुइस पास्चर।
लुईस पैस्चर फॉर पैस्चराइजेशन, कार्ल लाइनस्टीन। हाँ देखो, जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ओ है, तो ये ब्लड ग्रुप्स किसने डिस्कवर किए हैं? कार्ल लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किए हैं। ठीक है, किसने डिस्कवर किए? कार्ल लैंडस्टीनर का नाम याद रखिएगा, इन्होंने डिस्कवर किए हैं। फिर इसके बाद में जैसे आप देखते हो ना कि ए पॉजिटिव होता है, ए नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है, बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है। ये किसने डिस्कवर किया है सर? ये आपका लैंडस्टीनर के साथ एक और साइंटिस्ट से उन्होंने मिलके किया था। ये कहते हैं इसको रीसस फैक्टर। अगर ये हमने पिछली क्लास में भी बात किया था, अगर ब्लड ग्रुप में रीसस फैक्टर है तो पॉजिटिव, रीसस फैक्टर नहीं है तो उसको नेगेटिव कह देते हैं। ठीक है, बाकी ये जो नेम है सर आपका, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ये लैंडस्टीनर इसके लिए क्रेडिटेड है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात तो हमने ये देखी कि भाई आपका ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किए। दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सवाल ऑलरेडी कुछ साल पहले आपके एग्जाम में आ चुका है। फादर ऑफ वैक्सीनेशन, इन्होंने सबसे पहली वैक्सीन बनाई थी दुनिया की स्मॉल पॉक्स के लिए। स्मॉल पॉक्स के लिए इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। तो एडवर्ड जेनर को किस लिए जाना जाता है? फादर ऑफ वैक्सीनेशन जाना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ वैक्सीनेशन के तौर पे एडवर्ड जेनर को जाना जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग आपका ब्लड ग्रुप्स, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार भूल रहे हैं, उसका वही तरीका है, रिकॉल कर करके पढ़िए। ठीक है, जो भी पढ़ रहे हैं उसको कॉपी बंद करिए, कॉपी बंद करने के बाद फिर मेमोराइज करिए। ठीक है, ऐसा नहीं बस एक बार हमने उसको देख लिया, गो थ्रू कर लिया। कॉपी देखिए, कॉपी बंद करिए, फिर उसके बाद रिकॉल करिए। ठीक है, तब वो आपका मेमोरी में जाएगा, तब उसमें कंसंट्रेशन हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। जननपीठ अवार्ड, इंडियाज ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, इज कन्फर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? साहित्य अकादमी, भारतीय जननपीठ, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, या आपका नेशनल बुक ट्रस्ट? बताइए, जननपीठ अवार्ड कौन देता है सर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। ओके सर, बताइए। हाँ जी, क्या होगा सर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज भारतीय जननपीठ। तो ठीक है, जननपीठ अवार्ड कौन देता है? इंस्टीट्यूटेड इन 1961। कौन देता है? भारतीय जननपीठ, है ना। ठीक है, एक है साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी, उससे ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैज नॉट वॉन एन एकेडमी अवार्ड? चार नाम आपसे दिए हैं, पूछ रहा है इनमें से एकेडमी अवार्ड। एकेडमी अवार्ड किसको कह रहे हैं? ऑस्कर को। इनमें से किन्होंने ऑस्कर नहीं जीता है? चार ऑप्शन दिए गए, सत्यजीत रे, ए आर रहमान, भानु अथैया, या एम एस सुब्बुलक्ष्मी। चार में से बताना है ऑस्कर अवार्ड किसने नहीं जीता है। हाँ बिल्कुल, एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो इसमें से सर आप देखोगे भानु अथैया। ठीक है, भानु अथैया ने कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जीता है। ए आर रहमान ने आपका जो 2009 में उनके गाना आया था, सुना होगा, जय हो, उसके लिए जीता है। फिर आपका एक सत्यजीत रे हैं, ऑनररी अवार्ड मिला है उनको 1992। तो एक कार्नेटिक वोकलिस्ट है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, उनको एकेडमी अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, बाकी भानु अथैया, ए आर रहमान, सत्यजीत रे, उन सबको ऑस्कर ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है? ठीक है, बताइए, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन है?
ब्लू व्हेल, गैंगिस रिवर डॉल्फिन, ऑलिव रिडरी टर्टल या फिर आपका घड़ियाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज गैंगिस रिवर डॉल्फिन। ठीक है, तो गैंगिस रिवर डॉल्फिन को इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल बनाया गया है। ठीक है, अच्छा नेशनल एनिमल कौन है, नेशनल एनिमल से नेशनल बर्ड कौन है, ठीक है, वो तो नहीं भूलेंगे ना। चलिए, नेशनल एनिमल, नेशनल आई होप बर्ड आपको याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन primarily aims to provide every Indian citizen with which of the following: universal basic income, unique digital health ID, free annual health insurance या बायोमेट्रिक राशन कार्ड। अब देखो, आयुष्मान भारत स्कीम हम पढ़ चुके हैं, हेल्थ से रिलेटेड है। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड है तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ये दोनों बचे। अब हमको पता है कि सर आयुष्मान भारत के तहत कितना हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है, 10 लाख नहीं दिया जा रहा है, 5 लाख दिया जाता है पर फैमिली। कितना इंश्योरेंस है, 10 लाख नहीं है, 5 लाख है। तो ये ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक है, तो सम ऑफ द टाइम्स आपको चीजें नहीं भी पता होती हैं, इस तरह से चीजों को एलिमिनेट करके आंसर निकालने होते हैं, जितनी भी आपके पास बेसिक जानकारी है उनकी मदद से। ठीक है, तो यहां बर्ड जैसी देखा, आयुष्मान भारत समझ जाओ हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड बात हो रही तो ये कट गया, ये कट गया। अब इन दोनों में हमने देखा कि भाई इसमें हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख तक का लिखा है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इंश्योरेंस कितना होता है, 5 लाख का होता है। ठीक है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या बैठेगा आपका, बी बैठेगा। यस और नो, क्लियर है सर? दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। कभी कभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बताना इंडिया और किस कंट्री के बीच होता है। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। बहुत फेमस ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, बताइए। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। रशिया, यूएस, फ्रांस, जापान। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किन दो कंट्रीज के बीच में, बहुत बढ़िया, हाँ इट इज विद द यूएसए। ठीक है, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास किस कंट्री के साथ हम करते हैं, यूएस के साथ करते हैं। तो आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जैसे रशिया के साथ हम कौन सा करते हैं, फ्रांस के साथ कौन सा करते हैं, तो ऐसे आप पढ़ लेना, गूगल में मिल जाएगा इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन इंडिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है एक बार एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन आर्मी रैंक्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सीनियोरिटी। इंडियन आर्मी की रैंक्स को अरेंज करना है, इसमें से 4 ऑप्शन दिए, बताइए सीनियोरिटी वाइज। तो सबसे पहले बताना है सबसे जूनियर रैंक कौन सा है, ये 4 में से। बताइए सर, इन 4 में से सबसे पहले बताइए जूनियर कौन है। तो अरेंज करना है, क्या होगा सर करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन है आपका, मेजर, कैप्टन, कर्नल, आपका लेफ्टिनेंट। तो आर्मी में देखो एक होता है ऑफिसर कैटेगरी, एक होता है नॉन ऑफिसर कैटेगरी। तो जो ऑफिसर कैटेगरी की रैंक से है, तो ऑफिसर कैटेगरी में आप देखोगे स्टार्टिंग होती है लेफ्टिनेंट से। ठीक है सर, कहाँ से होती है, लेफ्टिनेंट से होती है। जब आप एनडीए से पास आउट होके, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होके आर्मी ज्वाइन करते हैं, या सीडीएस से पास आउट होके आर्मी ज्वाइन करते हैं, तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, लेफ्टिनेंट से हो रही है। और कुछ ही टाइम में आप क्या बन जाते हैं, कैप्टन बन जाते हैं। ठीक है, तो पहली होती है लेफ्टिनेंट, दूसरी होती है कैप्टन। तो ये तो समझ में आ गया, 4 होगा फिर 2 होगा, तो यानी ये तीनों ऑप्शन तो
नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए। तो लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, कैप्टन के बाद आप देखोगे फिर मेजर बनते हैं, फिर आपका कर्नल बनते हैं, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट, मेजर, कैप्टन, कर्नल, फिर ब्रिगेडियर्स होते हैं, फिर ब्रिगेडियर्स के ऊपर आपका वाइस चीफ होता है, फिर आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। अर्जुन इज द नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंडियन डिफेंस प्लेटफॉर्म। अर्जुन क्या है सर? बैटल टैंक है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, या फिर आपका सबमरीन है? इस तरह का सवाल एक बार आपका एपीएसएसबी पूछ चुका है, ठीक है। आपको एक हेलीकॉप्टर का नाम दिया था, पूछा था ये हेलीकॉप्टर है या कौन सा आपका डिफेंस प्लेटफॉर्म है, बताइए सर। फील्ड मार्शल उनसे भी ऊपर होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, लेकिन फील्ड मार्शल बहुत ही मतलब रेयर कंडीशंस में बनाए जाते हैं। जैसे आर्मी में आपको अभी तक 2 फील्ड मार्शल देखने को मिलेंगे, एक तो करियप्पा जी थे, ठीक है, दूसरा आपका सैम मानेकशॉ। हाँ, तो फाइटर एयरक्राफ्ट, अर्जुन टैंक है सर, मेन बैटल टैंक है, ठीक है। अर्जुन क्या है सर? इट इज अ मेन बैटल टैंक। तो इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड मेन बैटल टैंक मैन्युफैक्चर्ड बाय द हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवधि, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपका 42 क्या कह रहा है? द आकाश मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ प्राइमरीली इज विच टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम? बताओ सर। द आकाश सिस्टम डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इज प्राइमरीली विच टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, या सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हैं, या फिर आपका एंटी रेडिएशन मिसाइल है? क्या होगा सर का आंसर? बी। ओके, सरफेस टू एयर मिसाइल, बहुत बढ़िया। तो आपका आकाश क्या है? आकाश से ही समझ जाओ सर, आकाश से गिरेगा ये, ठीक है, आकाश में जाएगा। तो जो सरफेस से एयर मिसाइल होती है उसको क्या कह रहे हैं? आकाश कह रहे हैं। तो इस तरह से हमने कई सारी नाग बनाई है, अग्नि मिसाइल्स बनाई, पृथ्वी बनाई, त्रिशूल बनाई। तो जितना भी पूरा मिसाइल सिस्टम है, ये मिसाइल सिस्टम किसके अंतर्गत हमने बनाया? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भारत का एक बहुत ही अनोखा प्रोग्राम रहा है IGMDP, इंटीग्रेटेड मिसाइल गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी APJ अब्दुल कलाम जी की थी। उन्होंने इसी प्रोग्राम के तहत इंडिया का मिसाइल सिस्टम डेवलप करवाया। यही प्रोग्राम इज द रीजन कि हम लोग आज के टाइम में मिसाइल्स के मामले में इंडिपेंडेंट है। भारत एक से एक बेहतरीन आज के टाइम में मिसाइल बना पा रहा है, ठीक है। इसीलिए APJ अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि APJ अब्दुल कलाम ने ही पूरा आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को लीड किया था, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। द रेट इज एट विच द RBI लैंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज कॉल्ड। देखो यहां पे की टर्म्स पकड़ो, शॉर्ट टर्म लैंडिंग कौन हो रही है? शॉर्ट टर्म हो रही है। पैसा कौन दे रहा है? RBI दे रहा है, ठीक है। RBI किसको दे रहा है? बैंक्स को पैसा दे रहा है फॉर शॉर्ट टर्म। तो जब RBI बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? जब RBI शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है बैंक्स को, उसको हम क्या कहते हैं? बताइए क्या है सर करेक्ट आंसर? बहुत बढ़िया, रेपो रेट, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? रेपो रेट। रेपो रेट वो रेट है जिस पर RBI क्या करता है? बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, ठीक है। और कभी कभी बैंक्स अगर RBI के पास अपना पैसा रखवाते हैं तो RBI भी उनको इंटरेस्ट देता है, ठीक है। अगर RBI बैंक को पैसा दे रहा है तो इसमें कौन सा इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा?
रेपो रेट। और जब बैंक्स आरबीआई को पैसा देते हैं तो आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट देगा बैंक्स को, दैट इज रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ध्यान रखिएगा। ऑल राइट सर, तो होमवर्क में एक चीज लिख लेना, रेपो रेट से क्या असर पड़ता है कि मान लो आपका रेपो रेट से महंगाई पे क्या असर पड़ता है, ग्रोथ पे क्या असर पड़ता है अगर रेपो रेट बढ़ाया या घटाया जाए। ये हम क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, पूरी इसकी थ्योरी। ठीक है, तो एक बार होमवर्क में इसको जाके देखिएगा, रेपो रेट घटाने और बढ़ाने से क्या फर्क आपका पड़ता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चार ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है इनमें से आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है। देखो, नोट करेंसी तो आरबीआई इशू करता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करता है, हमने एक बार पढ़ा था, इट इज अ बैंकर्स बैंक, तो ये भी नहीं हो सकता। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करना, ये भी काम कौन कर रहा है, आरबीआई, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर इज डी, इनकम टैक्स कलेक्ट करना आरबीआई का काम नहीं है। ठीक है, इनकम टैक्स कलेक्ट करना किसका काम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट टैक्स कौन लेता है, सीबीडीटी, और इनडायरेक्ट टैक्स कौन लेता है, सीबीआईडीटी। ये दोनों बॉडीज हैं फॉर कलेक्टिंग द टैक्सेस। तो इनकम टैक्स कौन लेगा, सीबीडीटी लेगा, सेंट्रल बैंक फॉर डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, चलिए सर, ऑल राइट, यहां तक सब चंगा सी चल रहा है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या, बताइए जरा। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी बताइए। ऑल राइट सर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द रिकमेंडेशन टू इंट्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस लीडिंग टू इंडियाज पेमेंट बैंक्स केम फ्रॉम विच कमेटी, नरसिम्हम कमेटी, नाचिकेत मोर कमेटी, मालेगम कमेटी या बिमल जालन कमेटी, बताइए। तो एक रिकमेंडेशन आई थी कि पेमेंट्स बैंक्स के लिए अलग से लाइसेंस दिया जाए। पेमेंट्स बैंक क्या है, कॉइन्स भी आपका जो बनाता है, देखो मिंटिंग तो आरबीआई ही करता है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर बताओ सर, क्या होगा करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका। कॉइन्स में थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, कॉइन्स में आपका आरबीआई नहीं करता है, कॉइन्स में जो मिंटिंग है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, ठीक है, आरबीआई उसको सर्कुलेट कराता है। कॉइन्स किसके अंडर आते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेशन टू इंट्रोड्यूस डिफरेंशिएट बैंकिंग लाइसेंस, मतलब पेमेंट्स बैंक को अलग से लाइसेंस दिया जाए। पेमेंट्स बैंक क्या है, ये छोटे लेवल की बैंक्स हैं, मान लो इसमें आप बिना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम किए, बिना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाए, ऑनलाइन आप इनको बैंक अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे आजकल जो भी आपका यूपीआई सर्विसेज वगैरह देते हैं, तो पेटीएम है उसने अपना पेमेंट्स बैंक बनाया, एयरटेल ने अपना पेमेंट्स बैंक बनाया। इसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पैसा रख नहीं सकते, तो बहुत लिमिटेड पर्पज़ के लिए इस बैंक को बनाया गया है, ठीक है, ताकि इंडिया का हर एक पर्सन बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट हो सके। तो इसके लिए जो रिकमेंडेशन आई थी वो कौन सी कमेटी से आई थी, दैट वाज नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये था कि सर जो इंडिया में एक पेमेंट्स बैंक अलग से कंसेप्ट चलता है, उसके लिए एक अलग से एक लाइसेंस देना चाहिए। तो ये कौन सी कमेटी का रिकमेंडेशन था, तुकाराम मुंडे कहाँ से आ गया सर इसमें, ये नचिकेत मोर कमेटी का रिकमेंडेशन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एनईएफटी का फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। एनईएफटी एक पेमेंट ट्रांसफर का तरीका है, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, ये सब क्या है, पेमेंट ट्रांसफर का तरीका है। तो इसमें से बताओ एनईएफटी का फुल फॉर्म। आईसीआर में क्यों कॉइन नहीं चलता, ये तो देखो आईसीआर के लोग ही बता सकते हैं। एक कहीं स्टार्ट हो जाता है मिथ, तो वहां से चलने लगती चीजें।
वैसे भी आईसीआर में सर कोई भी 1-2 रुपए की चीज़ मिलती भी नहीं है, तो कॉइन का करेंगे क्या, ठीक है। आप कितना भी छोटा रेस्टोरेंट में बैठे हो, एक पानी का बॉटल वो पहले ही ला के रख देते हैं, मतलब 10 रुपए तो फिक्स हो गए, अब आगे की बात शुरू करो, ठीक है। तो उतना कॉइन का नीड पड़ता नहीं है। एनईएफटी स्टैंड्स फॉर, तो एनईएफटी की फुल फॉर्म याद रखिएगा, एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ठीक है। एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, विच इसरो मिशन वाज स्पेसिफिकली डिजाइन टू स्टडी द सन इंक्लूडेड इट्स कोरोना एंड सोलर विंड, चंद्रयान 3, मंगलयान, आदित्य L1 या फिर आपका एस्ट्रोसेट। बताइए सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विच इसरो मिशन was specifically designed, बताइए सर, to study the sun included कोरोना एंड सोलर विंड। सी आदित्य L1, बिल्कुल सही बात। सन के लिए हमने एक बहुत बढ़िया मिशन तैयार किया है, आदित्य L1। जैसे चंद्रयान हमने मून को स्टडी के लिए बनाया, अब देखो सन पे हम लैंड तो नहीं करा सकते, लैंड करा दिए तो फिर वो स्टडी नहीं कर पाएगा, तो इसलिए दूर से उसको मॉनिटर करने के लिए हमने सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया है। तो एक पूरा जो मिशन है वो क्या है आपका आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 लॉन्च इन द सितंबर 2023। तो आपका ये किसको स्टडी करेगा, सन की सोलर विंड्स को और उसका कोरोना को। तो कोरोना देखो क्या है सर, कोरोना ध्यान रखना, कोरोना इज बेसिकली द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, ठीक है। कोरोना क्या है सर, कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, सूर्यान होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसरो की वेबसाइट पे जाके उनका जो मेल आईडी उन पे मेल ड्रॉप कर देना, व्हाई डिड यू नेम्ड इट आदित्य, इफ द चंद्रमा इज नेम्ड एज चंद्रयान तो सूर्य मस्ट बी नेम्ड एज सूर्यान, ठीक है। तो आपका कमेंट, आपका जो सजेशन है वो डेफिनेटली सरकार को सुनिए, मोदी जी सबकी बात सुनते हैं, आपकी बात भी सुनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, गगनयान से रिलेटेड दो ऑप्शंस हैं। इट इज इंडिया फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, इट एम्स टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट टू द मून। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। गगनयान देखो एक मिशन बनाया गया हमारे लोगों को, कोरोना गो बैक। अरे कोरोना सिर्फ वायरस नहीं होता है सर, ठीक है। बताइए बताइए ज्यादा होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर, डी। देखो गगनयान बिल्कुल सही बात है, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। गगनयान मिशन के ही थ्रू इसरो प्लान कर रहा है भारत के ही अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने की। तो इसमें देखो ये गगनयान मिशन इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है। दूसरा लिखा है चांद पे भेजेंगे, ना सर चांद पे नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, चांद पे नहीं भेज रहे हैं, लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस में बस भेज देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट नहीं है, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक है। तो गगनयान इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, लेकिन हम मून में नहीं भेज रहे हैं ना, लो अर्थ ऑर्बिट स्पेस में भेज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1975 अबोर्ड अ सोवियत रॉकेट। बताइए व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1975 अबोर्ड अ सोवियत रॉकेट। बताइए क्या होगा सर करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 1975। चेंज माय आंसर, आई हैव नॉट रजिस्टर्ड योर आंसर, हाउ कुड आई चेंज। आर्यभट्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही बात है। हमारी पहली सैटेलाइट का नाम क्या था, आर्यभट्ट था, ठीक है। तो इंडिया के बड़े एस्ट्रोनॉमर मैथमेटिशियन दिए हैं जिनके नाम पे ये सैटेलाइट बनी। तो एक बड़ा मिथ चलता है कि हम लोगों को लगता है जीरो आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया था। देखो जीरो इंडिया में डिस्कवर हुआ है, बट इट वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय आर्यभट्ट। किसने किया ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, बट हाँ इतना कंफर्म है इंडिया में ही हुआ था जीरो। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन, व्योम मित्र। व्योम मित्र, मित्र मतलब फ्रेंड, व्योम मतलब स्पेस को कहते हैं, स्पेस का फ्रेंड।
एक व्योममित्र डेवलप किया है इसरो ने, ताकि गगनयान का टेस्ट फ्लाइट किया जा सके, अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट, यानी मतलब एक इस तरह का सिस्टम बनाया कि बिना क्रू को भेजे फ्लाइट को टेस्ट किया जा सके। ठीक है, इन्वेंटेड जीरो तो बहुत क्लियरिटी नहीं है किसने किया है। तो ये बेसिकली व्योममित्र है क्या? वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट है, कोई रोबोट है, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल है, या डीप स्पेस कम्युनिकेशन एंटीना है? बताइए सर। देखो टेस्ट फ्लाइट्स के लिए बनाया गया तो वेदर फोरकास्टिंग यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? ठीक है, और टेस्ट फ्लाइट के लिए बनाया गया तो रियूजेबल लॉन्च व्हीकल भी नहीं आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, तो व्योममित्र क्या है? बेसिकली एक फीमेल ह्यूमनॉइड रोबोट है जो आपका जो फ्लाइट जाएगा केबिन क्रू को लेके, अब डायरेक्ट क्रू को तो नहीं भेज देंगे, रिस्क है, तो वो क्रू को चेक करने के लिए कि प्रॉपर वो लॉन्च हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो एक रोबोट को पहले हम लोग टेस्ट करेंगे, जब रोबोट सक्सेसफुल रहेगा उसके बाद इंसानों को भेज देंगे। ठीक है, चलिए सर, तो ये आपके आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। पवन सर आप लोगों का आ गए हैं। ऑल राइट, तो डियर देखो ये डिजिटल लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, आपका पीडीएफ वगैरह इसमें आपको मिल जाएगा। इनकेस अगर आपको लग रहा है कि आप मतलब आगे के लिए भी जो भी प्रॉपर लिंक्स वगैरह आप लोगों को मिलता रहे, उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसका क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड स्कैन में दिक्कत आ रही हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से कर लीजिए। ठीक है जी, आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए कुछ बेहतर रही होगी, कुछ सीखने को मिलेगा। एंड अभी डियर हम एक फीडबैक का लिंक आपको देंगे कमेंट सेक्शन में, प्लीज अपना फीडबैक जरूर मेंशन करिए। हमारा टारगेट है कि भाई इस बार 2000 फीडबैक्स हमें पूरे करने हैं, तो अपना फीडबैक आप जरूर उसमें मेंशन करिए कि मैराथन क्लासेस, नॉर्थ ईस्ट पीएससी टीम जो भी एफर्ट आपके लिए कर रहा है, ये आपके लिए किस हद तक सक्सेसफुल हो रहे हैं। ठीक है सर, ऑल राइट। वेरी पुअर समवन सेंड मी मनी। अरे पैसा मांगना नहीं होता है सर, पैसा कमाने की चीज है। ठीक है, पैसा मांगने की चीज नहीं है, तो बस तरीके अलग अलग होते हैं, तो बस ये सोचिए किस तरह से पैसा कमाया जा सके। हाँ, पवन सर कहाँ पे? पवन सर की डिमांड होना स्टार्ट हो गई, जस्ट सर आ ही रहे हैं। हाँ, ऑल राइट। क्या व्योममित्र से प्यार हो गया? क्या क्या बात है? ठीक है, चलिए ठीक है सर, आगे की कमान आपके हाथ में।